अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल बी डिस्कसिंग के फार्मा पढ़नी कैसे, हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी, राइट, फार्मा लिखित। ठीक है, आपको पहले बुक्स बता देते हैं। हमारे पास आती हैं, एक होती है मिनी कैटजन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लिपिन कॉट आ रही होती है, ठीक है, लिपिन कॉट आ गई है। अब लिपिन कॉट के अलावा एक होती है कैप्लान, ठीक है। मिनी का नाम ही बता रहे हैं कि वो मिनी है, तो मतलब बिल्कुल शॉर्ट बुक है। इसका तब फायदा जब आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, ठीक हो गया, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड, ठीक है। लिपिन कॉट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन बुक है, ठीक है, एक्सप्लेन वेरी वेल कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, वो आपको हर एक एक स्टेप बताएगा, ठीक है। ऊपर जो मिनी कैट है ना, वो आपको सीधा 10th स्टेयर पे ले जाएगी, लेकिन जो लिपिन कॉट है वो वन से स्टेप बाय स्टेप, 1 से 2 फिर आगे चलती जाएगी, ठीक है। दैट इज़ अ रियली गुड बुक बट रियली टाइम कंज्यूमिंग। कैप्लान इज बेसिकली फॉर स्टेप्स के लिए लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी शॉर्ट बुक, बहुत प्रिसाइज बुक है, नॉट अ शॉर्ट बुक। कैसे मतलब शॉर्ट बुक नहीं है, मतलब जैसे हम बाकी नॉर्मल हमारी लोकल बुक्स होती है उस तरह की नहीं है। ये बेसिकली बनाई गई वो स्टेप्स वगैरह के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसमें और वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो हाई यील्ड है और बहुत प्रिसाइज लिखी है। तो कैप्लान का फ़ायदा ये है कि आप उसको मतलब ये दोनों बुक्स पढ़ के यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कर लो, ठीक है। मतलब ऑलरेडी इधर हाई चीज़ें, हाई यील्ड चीज़ें लिखी हुई हैं और आप इसको शॉर्ट लिस्टिंग करके यहाँ पर ऐड कर लो, तो आखिर में रिवीजन आसान हो जाती है और आपको मिनी कैटजन बार बार नहीं करनी पड़ती। तो आई रियली रिकमेंड यू शॉर्ट लिस्टिंग ऑन कैप्लान। आई यूज कैप्लान इवन फॉर माई प्रॉफ। मैंने मिनी कैटजन बहुत पहले पढ़ी थी, जो पढ़ी थी लिपिन कॉट बीच बीच में पढ़ी थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं आता तो लिपिन कॉट पढ़ लो। कैप्लान इज अ रियली वेल रिटन बुक, ठीक है। इस पे चीज़ें डालोगे आराम से हो जाएंगी, लेकिन कैप्लान फॉरन पकड़ लोगे ना, समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें लिखी हैं जिनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर, आपने अगर बुक लेनी भी है तो यू विल गो फॉर मिनी कैटजन, ठीक है, और कैप्लान ले लो, बहुत है, ठीक है। ये दोनों ले लो, लेपिन कॉर्ड का पीडीएफ ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें देखनी है तो इतना ज़्यादा टाइम खपाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी जिस तरह हमारे पास पैथो जर्नल होती है ना, लेकिन फार्मा हमने सिस्टम वाइज भी चलना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एएनएस लिख रही हूँ, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूरो में, क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ग्रॉस में भी थोड़ा बहुत बताया था। सारा कुछ वही जो स्पाइनल कॉर्ड, सो वो जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ पैरावर्टिब्रल चेन पड़ी होती है, वहाँ से प्री गैंग्लियोनिक निकल रहे होते हैं, फिर वो जाके पोस्ट गैंग्लियोनिक बना रहे होते हैं, वो सारा कुछ एएनएस में आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, एएनएस बहुत 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 अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपकी बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर आपका सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। जो भी सिस्टम पढ़ोगे एएनएस से स्टार्ट होगा। रिसेप्टर्स का पता होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी ड्रग की तरह एक्ट करिए। अगर एएनएस की बेस नहीं बनी तो पूरी फार्मा 10,000 दफ़ा पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। फार्मा में कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट विद रट्टा, ठीक है, नॉट ओनली रट्टा, कॉन्सेप्ट विद रट्टा, ठीक है। एएनएस हो गया, फिर हमारे पास सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया, जिसमें हार्ट आ गया, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, हाइपरटेंशन आ गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ गया, बहुत ज़्यादा डिजीजेस जो भी हैं, ठीक है, वो सारी आ जाएंगी। सीवीएस आ गया, फिर हमारे पास सीएनएस होता है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सारी डिप्रेशन वाली आ गई, स्किज़ोफ्रेनिया वाली आ गई, पार्किंसंस डिजीज वाली आ गई, वो सारा कुछ सीएनएस में कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास जी ब्लड वाले आ जाते हैं। अब ब्लड, बेसिकली ब्लड में क्या आता है कि कौन से ड्रग्स हैं जो ब्लड को क्या करती हैं, एक्ट कर रही होती है, जो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है, ठीक है, उनमें आ जाती हैं। और उसके अलावा ब्लड के अलावा आप बाकी जितने भी इसमें एक और पार्ट आता है, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन और गाउट। गाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रोमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट की ड्रग्स है ना, ये डिजीजेस होती है, इनमें जो ड्रग्स यूज होते हैं वो भी बताया हुआ है, ठीक हो गया। ब्लड में बता दिया कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत बताया हुआ साइटोपिनिया, हीमोपेटिक ग्रोथ फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दफ़ा रीड देना होता है 33 और 34, 33 चैप्टर को, सॉरी 34 भी करना है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स पूछ रहे होते हैं, उसमें आपको ड्रग्स बतानी चाहिए कौन सी यूज़ हो रही होती हैं। और एनसेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसेड्स, दैट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अंदर आपकी जितने भी आप पेन किलर्स एनाल्जेसिक ले रहे हो सकते हो, एनाल्जेसिक्स ले रहे होते हो, जिसमें पैरासीटामोल आती है, मेलॉक्सिकैम आती है, ब्रूफन आता है, जो भी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आती हैं, ठीक हो गया। डिस्लिपिडीमिया वाले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्लिपिडीमिया नाम से शो कर रहा है कि लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है ना उससे रिलेटेड होगा, तो डिस्लिपिडीमिया के लिए भी आप पढ़ के आए कि एचएमजी को सिंथेज हो रहा होता है लिपिड्स, वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, ठीक है। तो उसकी ड्रग स्टार्टिंग ड्रग्स होती हैं जो उसको इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है, आप पढ़ कर आए, ठीक है। उसके अलावा कुछ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो अस्थमा है। अस्थमा का सवाल आता ही आता है, 2.5 नंबर का आता है, लेकिन आएगा जरूर। वो बता देगा कि एक बंदा है, उसको अस्थमा है, वो सारे सिम्टम्स बताएगा, तो आप उसको क्या दोगे, उसका एक्यूट ट्रीटमेंट क्या है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट क्या है, प्रोफिलैक्सिस क्या है, आपको अस्थमा में लाना चाहिए, ठीक है। अस्थमा वाली वो जो सेक्शन है उसमें बताया हुआ कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन कैसे एक्ट, ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे क्या कौन सी एक्ट कर रही होती है, और सेरोटोनिन के इधर कौन सी ड्रग्स एक्ट करी थी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे,
तो उनको भी एक रीड देनी होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 20, जिसमें अस्थमा और COPD आता है, दैट इज़ द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अच्छा, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाला भी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू नो कि कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कौन से एनालॉग्स हैं, कौन से एंटेगनिस्ट हैं, और किस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज़ हो रहे होते हैं। कुछ यूट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करा रहे होते हैं, कोई पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ ग्लूकोमा के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अभी मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन विद टाइम यू विल गेट टू नो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, हमारे पास एंडोक्राइन आती है। एंडोक्राइन में ना सबसे एंडोक्राइन है ना, जो एंडोक्राइन में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सारी ड्रग्स आनी चाहिए, सारे मैकेनिज्म्स, उनकी टॉक्सिसिटीज़ वगैरह आनी चाहिए। बाकी सारे एक दफ़ा पढ़ने होते हैं। एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछ लेते होते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन के एनालॉग्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन का कहाँ पे यूज़ होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बेसिकली देख रहे होते हैं। उसमें आगे हम डिटेल में टॉपिक वाइज करेंगे ना, तो मैं बता दूंगी उसमें क्या करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर देखें ना एंडोक्राइन में, दैट इज़ द डायबिटीज़, ठीक है। फिर 10 पे आ जाओ कीमो। कीमो इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट लाइक हैक्टिक, क्योंकि बहुत लंबा भी है, ठीक है। और मतलब इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन कीमो नहीं ख़त्म हो रही होती, ठीक है। लेकिन कीमो करनी है। पहले कहते थे कि फर्स्ट 7 चैप्टर्स करो, हो जाती थी कीमो, वहाँ से दोनों सवाल आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, वो कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब कीमो में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। टीबी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आए ना आए टीबी तो आना चाहिए ना। फिर उसके बाद वी विल डू कीमो किस तरह करनी है आगे जाके, ठीक है। और GIT जो स्पेशल टॉपिक्स, उनमें GIT सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही करना होता है। टॉक्सिकोलॉजी एक दफ़ा रीड दे लो MCQs के लिए, लेकिन फोरेंसिक थोड़ी बहुत पढ़ी होती है ना, तो पेपर में MCQ हो जाते होते हैं, ठीक है। नाउ आई विल टेल के इनके SCQs कितने आ रहे होते हैं, ठीक है। SCQs कितने आ रहे होते हैं जो ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ SCQs। ANS में 2 SCQs होते हैं, जनरल फार्मा में भी 2 SCQs होते हैं। जनरल फार्मा में से पहले लिखना चाहिए था, लेकिन खैर है कोई नहीं। CS में भी 2 SCQs होते हैं। जो CVS वाला ना, उसमें हेमाटोलॉजी वाला पार्ट भी ऐड होता है, जो भी वो पूरा सेक्शन है ना, उसका सेक्शन का नाम है सेक्शन पार्ट 6 है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। सिवाय आंसर्स वाला निकाल दो, आप लेट मी शो यू द बुक, ठीक है। CVS अलॉन्ग विद दिस पार्ट, ठीक है, ये सारे होते हैं, ये सारे कर लो, ठीक हो गया। दैट इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें डायूरेटिक्स और बाकी सारी ड्रग्स वगैरह आ रही होती हैं। नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन दोनों का ऐड करके ना 2 SCQs आ रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द CNS से भी 2 SCQs आने ही आने हैं। देन वी हैव अस्थमा। अस्थमा से तो एक सवाल पक्का ही पक्का है ना, कुछ हो ना हो, अस्थमा से तो एक सवाल आना ही आना है, ठीक है। अस्थमा को कह ले या वो COPD की बात कर ले, पल्मोनोलॉजी से आता है। अच्छा, मैंने बताया था 2.5 नंबर का आता है, उसमें ये चीज़ होती है, अस्थमा का होगा और साथ में GIT का होगा, ये मिलके एक SCQ बना रहे होते हैं। गॉट द पॉइंट, यानी है कि अस्थमा से 2.5 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। और GIT से भी 2.5 मार्क्स का आ जाएगा, एंड इट विल मेक व्हाट 1 SCQ, ठीक है। कीमोथेरेपी से आएंगे 2 सवाल, मैंने ऊपर भी बताया है। कीमोथेरेपी दैट इज 2 SCQs, ठीक है। और जो गाउट वाला है ना, और रोमेटाइड आर्थराइटिस, वो एक सवाल उसमें से आना ही आना है, ठीक है। इधर लिख देते हैं, आर्थराइटिस लिख देते हैं, आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें से भी आपका एक SCQ आ जाएगा। एंडोक्रिनोलॉजी से भी एक सवाल आ जाएगा, ठीक है। एंडोक्रिनोलॉजी से भी क्या होगा, आपका एक SCQ आना ही आना है। और मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं, दैट इज बेसिकली वर्ड कि उसको आपने इतनी फार्मा तक कर ली होती है कि मिसलिनियस टॉपिक्स हो जाते होते हैं, ठीक है। उसमें कोई कुछ भी पूछ सकता है कि इसका एंटीडोट बता दो, कौन सा हैवी मेटल है उसका एंटीडोट बता दो। डर्माटोलॉजी से आ सकता है कि एक बंदे एक्ने है तो उसे सैलिसिलेट दे दो। इतनी मतलब बेसिक्स आती, इतनी मुश्किल नहीं आ रही होती, ठीक हो गया। करनी हुई आपने आखिर में तो यू कैन डू, उसके लिए भी स्पेशल से आई विल टेल यू। ओके, सो ये सारे मिला के कितने बनते हैं, 14 SCQs। टाइम आपके पास, ड्यूरेशन की अगर बात करें तो दैट इज अगेन 2 आवर्स होता है। पता नहीं क्या लॉजिक है, मतलब एनाटॉमी वगैरह में 9 क्वेश्चन है तो 2 घंटे होते थे, लेकिन इसमें भी 14 सवाल है, 2 घंटे हैं। अब आपने पेपर में कहानियां नहीं लिखनी, आपने टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा है सिर्फ वो बताना है, अपनी नहीं छोड़नी। आपने अच्छा सा पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, आप बता रहे हो कि नहीं ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये साइड इफेक्ट्स है, जो चीज़ पूछी है सिर्फ वो लिखनी है। अगर कहानियां लिखने बैठ गए ना तो फिर पेपर नहीं होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे ना, ठीक है। सो दैट वर द SCQs। और उसके अलावा इफ आई टेल यू अबाउट द MCQ 65, अच्छा हमारे पास SCQs हो गए, कितने मार्क्स होते हैं, 70 मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। 70 मार्क्स SCQs होते हैं। और SCQ सॉरी, और जो MCQs होते हैं दे कंप्राइज ऑफ 65 मार्क्स, और आपकी 15 मार्क्स की क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है। और ये करके आपके बनते हैं 150 मार्क्स, और फिर आपके 150 मार्क्स ऑस्पी वाइवा के होते हैं, ठीक हो गया। एंड दैट्स मेक 300। आपका जो फार्मा और पैथो है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स। फोरेंसिक और BS होता है वही 200 मार्क्स जो आपका चल रहा था, उनमें भी 9 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पैथो में भी 14 सवाल होते हैं और 2 घंटे ही होते हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे कवर करना है।
बिफोर गोइंग टू दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन कौन सी बुक्स हैं और आपने उनको कैसे कैसे करना है, और अब हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जाएंगे कि कौन सा टॉपिक किधर से करना है और कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं जनरल गाइडलाइंस दूँ ना, तो सीन ये होता है कि इफ़ आई टेल यू पर्सनली, तो मुझे सबने कहा कि कैप्लान की ना वीडियोस बहुत अच्छी है फॉर फार्मा, यू शुड वॉच देम, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, कोई नहीं। तो आई स्टार्टेड विद ANS। ठीक है, मुझे जनरल फार्मा वैसे ही अच्छी नहीं लगती थी, और आई स्टार्टेड ना विद ANS से, क्योंकि मुझे वहाँ पे समझ भी आ रही थी, कॉन्सेप्ट ही बन रहा था, अच्छा बन रहा था। लेकिन ना चीज़ें याद नहीं होती थी। फार्मा इज लाइक वही कॉन्सेप्ट विद रट्टा, मुझे वो समझ नहीं आता था, याद ही नहीं होती थी ना ड्रग्स वगैरह। ठीक है, कॉन्सेप्ट हाँ मुझे पता चल गया कैसे हो रही है, कैसे उसकी बेसिक्स चल रही हैं। तो मैंने जी कैप्लान की वीडियो देखनी और फिर उसको शॉर्टलिस्ट करना अपनी कैप्लान वाली बुक पे, साथ उसको पढ़ना देखना, और ऐसे चल रहा था सिस्टम। लेकिन ना दैट वॉज नॉट इफेक्टिव इन द सेंस कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही थी। आई ट्राइड स्केची फार्मा इन बिटवीन, लेकिन वो मैं लगाती थी वीडियो, मुझे वो समझ नहीं आती थी, मैं छोड़ देती थी, बोरिंग लगती थी, बहुत लंबी होती थी। तो मैंने कहा अच्छा स्केची फार्मा भी क्या करनी है, छोड़ो। ठीक है, तो मैंने भी वो भी छोड़ दी। तो आई स्टिक टू द कैप्लान वाली बुक, और मैंने रट्टा लगाने की भी कोशिश की। मैंने कैप्लान मिनी कैटजन पढ़ती थी, लेकिन नॉट दैट मच, माई मेन फोकस वॉज ऑन कैप्लान। आई विल शो यू माई कैप्लान, वो कितनी मैंने भरी हुई है। ओके, सो जी मैंने टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दिए ये वो। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज लाइक के वीडियो देखी है स्केची की, तो बहुत अच्छा समझ आई है। तो आई गॉट फैसिनेटेड, मुझे था मैं भी कैप देखती हूँ स्केची, क्या पता समझ आ जाए। फिर मैंने तीसरी दफ़ा जब देखी ना स्केची, तो मुझे समझ आना शुरू, मैंने कहा नहीं ये काम की चीज़ है, समझ आएगी। तो अब जब समझ आई थी कि देखनी है स्केची फार्मा, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, वी वर एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही आपको होश आती है गर्मी की छुट्टियों के बाद, जब आपकी टर्म वगैरह आ रही होती है। और मैंने फर्स्ट टर्म दी नहीं थी, लेकिन फार्मा के टेस्ट मैंने साथ साथ दिए थे। तो फिर मैंने स्केची फार्मा देखना शुरू की। अब मैंने सिर्फ ब्लड की नहीं देखी और कुछ टॉपिक्स की नहीं देखी, अब वो मेरा वीक है, लेकिन जिनकी देखी है ना ऑलरेडी NS और CVS वगैरह, वो मेरे अच्छे हो गए। सबसे फायदा, कोई देखे ना देखे, स्केची फार्मा किसी और टॉपिक के लिए, कीमो के लिए तो बहुत जरूरी है। आपको स्पेक्ट्रम याद ही नहीं होता, कौन सा बैक्टीरिया के लिए कौन सी हम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, वो स्पेक्ट्रम याद करने के लिए परफेक्ट है स्केची फार्मा। यू विल लव इट, टू बी ऑनेस्ट। अब वो स्केच आप क्या करोगे, स्केची वाली वीडियो देखी है और आपने फिर उस स्केच को याद करना है। ये नहीं है कि आप स्केच देख लिया तो भाई याद हो जाएगा, नहीं, आपने उस स्केच को भी याद करना है कि इधर क्या चीज़ पड़ी थी और वो क्या इंडिकेट कर रही थी। ठीक है, तो अगर कुछ लोगों को किताब से पढ़कर समझ आती है, सुनकर किताब से समझ आती है जिसको, वो लिपिन कॉर्ड पढ़े, लिपिन कॉर्ड के बाद वो मिनी कैटजन देख ले। मिनी कैटजन की चीज़ें याद करनी, उसके टेबल्स करने हैं, बहुत अच्छे करने होते हैं, जो पेज के एंड पे, हर टॉपिक पे एंड पे होते हैं, उनको करना ही करना होता है। ठीक है, तो आपने वो करने ही करने हैं। उसके अलावा लिपिन कॉर्ड से कॉन्सेप्ट बना लिया, मिनी कैटजन याद करना शुरू कर दी। ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनको पढ़कर समझ आती है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको वीडियो देख कर समझ आती है। कैप्लान अच्छी है, लेकिन बहुत लंबी है, फजूल लगती है, मुझे इतना बोरिंग बनता है वो, मुझे नहीं मजा आता। स्केची फार्मा अगर टाइम है, और अभी मेरे ख्याल से आपके पास शुरू में टाइम होता है, लेकिन शुरू में आप इतने अपनी हवाओं में होते हैं कि यू डोंट गिव अ शिट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप, लेकिन मैं कहूँगी कि कुछ पढ़ो ना पढ़ो, फार्मा से पढ़ो, साथ साथ पढ़ो, टेस्ट के लिए पढ़ लो, टेस्ट आ रहा है 2 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दो, फार्मा हो जाती होती है। ठीक है, दैट वॉज हाउ टू स्टडी फार्मा।